क्या हम कुंडली से अपने पता कर सकते हैं कि हमारा बेबी होगा भी या नहीं? जैसे मैंने एक बेसिक सी नॉलेज उनमें दी थी कि जो 5th हाउस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे चाइल्ड के लिए। 5th हाउस जो होता है वो फर्स्ट चाइल्ड के लिए। हमारी ज़िंदगी 3 त्रिकोणों से जुड़ी होती है। क्या हम अपने चार्ट्स में ये देख सकते हैं कि वो मैरिज से ही बेबी होगा हमारे, या फिर प्री मैरिज से भी हमारा बेबी कंसीव हो सकता है? चार्ट्स आपका सब कुछ भेद खोल सकता है। बच्चा हो चुका होता है या फिर कहीं ना कहीं वो जो उसकी रियलिटी है आप कभी बता ही नहीं पाते उस चीज़ को। ये कोई नया चीज़ नहीं है कि शादी से पहले बच्चे हो जाना। ज़्यादातर तो 90% लोग तो यही कहते हैं कि मदर की कुंडली देखो। अगर कोई पेरेंट्स डिलीवरी के लिए जाना चाहते हैं तो वो ना पहले एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, पंडित जी के पास जाएंगे कि पंडित जी क्या है अच्छा मुहूर्त जिसमें हम अपने बच्चे को डिलीवर करें। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे बहुत ही पुराने स्टूडेंट हैं, उनके नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी और मैंने हमेशा उसको आजमाया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज ला रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप 1 डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो 1 दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक 1 डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4, या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर 0 से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया मैम। हमारी ऑडियंस ने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमें भेजे और बहुत सारा प्यार भी दिया प्रोजिनी वाले पॉडकास्ट को, और दोनों ही पॉडकास्ट बहुत अच्छे चले और इवन वहाँ से लोग अपनी लाइफ से उस चीज़ों को रिलेट भी कर पाए। और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले ये कि क्या हम कुंडली से अपने पता कर सकते हैं कि हमारा बेबी होगा भी या नहीं? जो हमने लास्ट टाइम भी 2 पॉडकास्ट जो जिन्होंने नहीं भी देखे तो प्लीज़ उनके भी आप लिंक जो है हम पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में डलवाएंगे ताकि वो भी लोग देख पाएँ उसको। बिल्कुल मैम। जैसे मैंने एक बेसिक सी नॉलेज उनमें दी थी कि जो 5th हाउस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे चाइल्ड के लिए। हाँ जी। लोग ज़्यादातर जो है उसको फर्स्ट चाइल्ड के लिए कंसिडर करते हैं कि 5th हाउस जो होता है वो फर्स्ट चाइल्ड के लिए। लेकिन मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा है कि 5th हाउस ही नहीं, 5th हाउस जो है वो ओवरऑल सारी संतानों के बारे में बता देता है आपको। अच्छा। सारी संतानों के बारे में। अगर 5th हाउस में आपके कोई भी डिफेक्ट कह लो या कोई भी आप मैलेफिक इम्पैक्ट कह लो उस हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपके जो हमेशा कंसीव करने में दिक्कत आनी है, चाहे वो फर्स्ट चाइल्ड है, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड है। ओके। तो कोई ना कोई दिक्कत आती है। बिकॉज इसका पीछे रीज़न ये है कि जैसे मैं हमेशा ट्राइन कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती जी। कि हमारी ज़िंदगी 3 त्रिकोणों से जुड़ी होती है। तो 5वां घर भी जो है वो जुड़ा हुआ है 9वें घर से और पहले घर से। तो जो आपकी संतान होती है पैदा तो हमने ही करनी है ना, तो लगन इंक्लूड हुआ, ठीक है। तो लगन से इंक्लूड होके 5वां घर पहली संतान, लगन से ही जुड़ा हुआ 7वां घर आपकी दूसरी संतान, लगन से ही जुड़ा हुआ आपका 9वां घर तीसरी संतान। तो ये एक तरह से पेंडुलम है, आप समझ लो। तो हम जब बच्चे की बात कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कई बार ऐसा होगा 5वें घर में अफ्लिक्शन नहीं है, लेकिन ट्राइन से कहीं पे अगर कोई अफ्लिक्शन आई है तो भी बच्चा जो है वो डिले होता है या फिर होता ही नहीं है। अच्छा। उसके बहुत सारे और भी कॉम्बिनेशन है ज्योति, जिसमें कि हम देखेंगे कि एक बच्चा, जैसे मैं अभी रास्ते में सोच रही थी इस चीज़ को कि बच्चा कंसीव करना आज के समय में जो है आने वाले कुछ सालों में, और मैं कहूँगी कि आने वाले सारे ही सालों में ज़्यादातर
बच्चा तो कंसीव होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन अब भी यही चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस IVF, सरोगेसी, इन चीज़ों की जो डिमांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अभी आप देखो कि लास्ट जब हम अगर 70-80-100 साल पहले चले गए, उस समय कोई सी सेक्शन नहीं थे, कोई सर्जरी नहीं थी, कोई सरोगेसी ऐसी चीजें नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उस समय जो है लेडीज की कहीं ना कहीं डेथ रेट ज्यादा थी। क्यों था? क्योंकि जब कंसीव हो रहा है, कंसीव के बाद उसका कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है, कुदरती चीज़ें जो है वो अपनी फैमिली के हिसाब से, DNA के हिसाब से, आपकी जो परवरिश, आपकी जो एनवायरनमेंट के हिसाब से वो बच्चा पैदा हो गया। अब अगर किसी का कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो घर में दाई आती थी, वही बच्चा पैदा करना, और वही सब चीज़ें अगर नहीं हो रही तो ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने से या तो बच्चे को कुछ हो जाता था या तो दोनों माँ और बच्चे को हो जाता। आज ये कंडीशन डिफरेंट है, आज समय बदल गया है। आज बच्चे को लेकर लोग जो है ना उस तरीके से नहीं सोचते हैं। जैसे इमोशनल जो एक अटैचमेंट पहले थी लोगों की, जॉइंट फैमिली में एक बच्चे की आने से जो खुशी महसूस करते थे कि इस परिवार में बच्चा आने वाला है, उसकी तैयारी की जाती थी, उसके लिए रिचुअल्स किए जाते थे, उसके लिए बहुत सारे पूजा पाठ होते थे, वो दादा दादी परदादा ये सब कराते हैं हम लोग सब मिलके ना। लेकिन आज के समय न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, तो इसलिए मैंने बोला है कि आने वाले समय में आप देखेंगे, मेरे को जो मेजर इशू लग रहा है आज की जनरेशन में कि बच्चा प्राप्त करना जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा आने वाले समय में। तो मैम की वर्कशॉप आ रही है प्रजनी के ऊपर, तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं अपने बेबीज़ के बारे में, तो मैम की वर्कशॉप और उससे रिलेटेड डिटेल्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो मैम अगर हम कुंडली से जानना चाहें कि बच्चा होगा भी या नहीं, तो उसके क्या क्या कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेंगे? सबसे पहले आपको, जैसे मैंने बोला कि बच्चे के आपकी ज़िंदगी में आने के लिए 159 का ट्राइन देखना बहुत ज़रूरी है जी। अब लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, मैं हाउस की बात कर रही हूँ, पहला घर, 5वां घर, 9वां घर, उसमें राशि कोई भी हो सकती है। तो अगर आपके 5वें घर में शनि है, राहु है या केतु है, ये 3 मैलेफिक जिनको हम बोलते हैं फंक्शनल मैलेफिक। ओके। फंक्शनल मतलब इनका काम ही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ब्रेक करना, कोई चीज़ को डिले करना, क्योंकि आपके कर्म ऐसे खराब रहे हैं, आपके कर्मों में कोई बाधा रही। अब बहुत सारे लोग अब यहाँ पे कमेंट करेंगे कि नहीं हमारे तो शनि राहु के, तो हमारा तो 1 साल के अंदर ही मैरिज के बाद एक बच्चा हो गया, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आप उस प्लैनेट का नक्षत्र देख लीजिए, अगर वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो आपका अर्ली चाइल्ड हो जाएगा। ओके। प्रिडिक्शन सिर्फ एक प्लैनेट से नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर प्रिडिक्शन की जाती है। सिर्फ शनि बैठ के वहाँ पे नहीं देगा, शनि का नक्षत्र भी आपको देखना पड़ेगा। आपको 5वें घर का जो सबलॉर्ड है, जिसको हम उप नक्षत्र स्वामी कहते हैं, 5वें भाव का, वो देखना पड़ेगा, वो किस कंडीशन में है। अगर वो आपका मंगल है, सूर्य है या केतु है या कोई मैलेफिक कॉम्बिनेशन है वहाँ पे, मंगल राहु का, सूर्य केतु का, जैसे सूर्य और चंद्रमा, अमावस का, चंद्रमा केतु का, कुछ भी ऐसे ग्रहण वहाँ बने हैं, तो बच्चा होने में प्रॉब्लम तो आनी ही है आपको। अच्छा। ठीक है। इवन की ज्योति, मैंने अभी लेटेस्ट बहुत सारी कुंडलियां मैंने देखी हैं, और बैक टू बैक ये पॉडकास्ट आपके साथ बनाने का मेरा रीज़न यही है कि मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज हैं सिर्फ बच्चे को लेकर कि नहीं हो रहा। हाँ। ठीक है। अब नहीं हो रहा तो उसका क्यों नहीं हो रहा वो हम उनको जानना है, क्यों नहीं हो रहा। उसके पीछे एक ही कारण है। पहली बात कि आपके 5वें घर, पहला बच्चा है तो 5वें घर का लॉर्ड जो है वो 4th हाउस से अगर डायरेक्ट कनेक्टेड है, 8th हाउस से डायरेक्ट कनेक्टेड है या 12th हाउस से, बच्चा नहीं होगा पहला। अच्छा। पहले बच्चे को कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि बीमार हो जाए या मिसकैरेज हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए, ऐसा कहा जाता है। अगर वो अच्छे भावों के साथ कनेक्ट है, बच्चा ज़रूर होगा, तंदुरुस्त होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये समझना चाहिए कि 5वां घर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा प्लैनेट, ऐसा घर है जो कि आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ को वो ग्रोथ कराता है। आपकी संतान आपके जीवन में आती है, क्या लेकर आती है? ग्रोथ लेकर आती है, आपकी वंश वृद्धि होती है। अब ये वंश वृद्धि अगर मैं पुराने समय के हिसाब से जाऊँ तो वो कहते थे कि जब तक बेटा नहीं हुआ तब तक वंश वृद्धि नहीं मानी जाएगी। लेकिन चलो वही बात है कि देश काल परिस्थिति बदली है, आज बेटियों को भी हम बराबर का, पहले भी शक्ति के रूप में पूछते थे, आज भी पूछते हैं। यहाँ मैटर जेंडर का नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो उसका कनेक्शन आपका 4, 8, 12 से ज़रूर होगा। ठीक। सेकंड बच्चा नहीं हो रहा, मान लो एक हो गया ठीक ठाक, उसका कनेक्शन अच्छे भावों से था, पहला बच्चा हो गया, लेकिन उसके बाद कभी नहीं हुआ, तो इसका मतलब 7th का जो लॉर्ड होगा वो आपका 6, 8, 12 से कनेक्टेड होगा। अच्छा। तो वो नहीं होगा।
या फिर उसको होने में आपको कोई ऐसा ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है कि जैसे बहुत लंबा समय चले। अच्छा। अब तीसरा बच्चा नहीं हो रहा, मान लो 2 हो गए, तीसरा नहीं हुआ, ऐसा भी तो होता है। तो 9th का लॉर्ड 8 12 के साथ कनेक्टेड होगा तो आपको देखोगे कि थर्ड चाइल्ड ज़्यादातर नहीं होता, 2 ही होता। अब जिनके भी सिंगल होते हैं ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रही कहीं लिखा हुआ है या कहीं पे, हम लोग जो बात करें सारी ज्योतिष जो खड़ी हुई प्रैक्टिस पे खड़ी हुई। जी बिल्कुल। थंब रूल हमारे ऋषियों ने हमें दिए हैं, तो वो इसलिए दिए कि हम उसको आजमाएं, उस पर हम काम करें, उसके थ्रू हम देखें कि वो चीज़ आज के समय में कैसे लग रही है, पहले कैसे लग रही थी। बिल्कुल सही। ठीक है। अब जब हम देख रहे हैं कि 5वें घर का लॉर्ड जब भी मैलेफिक होता है तो आपकी लाइफ में जो बच्चे होते हैं वो आपको सुख नहीं दे पाते। अब वो सुख हो सकता है कि बीमार हो, शुरू से आप उसकी तरफ से दुखी हो सकता है वो कामयाब ना हो, वो दुखी हो। अब जैसे आमतौर पर आपने देखा शादी हुई आपके चाइल्ड की तो वो अलग हो गया आपसे, ठीक है। ये कौन दिखाएगा? ये भी 5वां घर और 11वां घर दिखाएगा। अच्छा। एक तरफ 11वां घर हमारी इच्छा पूर्ति का है, वही 11वां घर आपकी फर्स्ट संतान को आपसे अलग करेगा। ओके। तो ये सब एक ऐसी कॉम्बिनेशंस है जिसको कि देख के आप अपने चार्ट में देख सकते हो कि आपका चाइल्ड जो है अगर होगा तो किस कंडीशन में होगा। अगर किसी का कोई अपने आप को भी देख सकते हैं कि थर्ड हाउस जो होता है वो जो है हमारे 5वें घर से 11वां पड़ता है, यानी आपके संतान की इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी, कहाँ से होगी, आपका पहला बच्चा क्या चाहता है जीवन में, क्या चाहता है वो, तो आपका थर्ड हाउस बताता है वो। अच्छा। मेरा थर्ड हाउस बताएगा मेरा पहला बच्चा क्या चाहता है। मान लीजिए वहाँ पे राहु है तो आपका पहला बच्चा विदेश में होगा, वो बाहर जाना चाहेगा, वो आपसे दूर ही होगा, क्योंकि थर्ड हाउस 4th से 12th है तो आपके घर से दूर चला गया वो। ठीक है, तो ये चीज़ें वो बताता है। अब ये थर्ड हाउस में जितने ज़्यादा मैलेफिक होते हैं तो ज़्यादातर आप लास्ट चाइल्ड होते हो, आपके बाद कोई और चाइल्ड नहीं होता। अच्छा। ये चीज़ को लोग ज़्यादा आजमा सकते हैं कि राहु शनि का कॉम्बिनेशन हो, राहु हो शनि हो, तो मैंने ज़्यादातर चार्ट्स में देखा है कि नेक्स्ट चाइल्ड या केतु हो, तीनों में से मैंने कई चार्ट्स में देखा है कि अब लोग जैसे कमेंट बड़ी जल्दी करना शुरू कर दे, मेरे तो है भाई, और भी चीज़ें नोटिस करिए, वहाँ एस्पेक्ट आ रहा होगा किसी अच्छे प्लैनेट का। ठीक है, ये मैं वो स्थिति बता रही हूँ कि आप लास्ट चाइल्ड हो कि वो प्लैनेट के ऊपर कोई अच्छी स्थिति एस्पेक्ट आ ही नहीं रहा, गुरु का, शुक्र का, बुध का, किसी का भी अच्छा एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, तो वो एक आपकी कि ये दिखाता है कि आप लास्ट हो। ये चार्ट से हम देख सकते हैं। तो मैम जैसे अभी आपने कहा कि ट्रीटमेंट के थ्रू होगा, नॉर्मल होगा, तो क्या हम कुंडली से अपने चार्ट से देख सकते हैं कि बेबी नॉर्मल होगा, ट्रीटमेंट होगा, और ट्रीटमेंट लंबा कितना चलेगा? जब मैंने जैसे बोला कि 5वें घर को हम फर्स्ट चाइल्ड, सेम आपको सेकंड के लिए देखना है, सेम प्रोसीजर आप देखिए जैसे मैं बता रही हूँ, सेम आपने तीसरे के लिए देखना है, सेम आपने चौथे, सब संतानों के लिए सेम ही फंडामेंटल लगेगा। ओके। अब अगर वो बच्चा आपका 5वें का लॉर्ड अगर नैसर्गिक ही फायरी प्लैनेट है तो संभावना है कि आपका बच्चा जो है वो जो है किसी ना किसी सर्जरी के थ्रू हो सकता है। कह सकते हैं सी सेक्शन, जो आजकल बहुत नॉर्मल है। Exactly. बहुत नॉर्मल। अब आज के सब तो क्या, मंगल पहले नहीं था लोगों का, सूर्य पहले नहीं था, यहाँ पे केतु पहले नहीं था, पहले नहीं होता था, लेकिन टाइम बदल गया। पहले पेशेंस ज़्यादा थी तो 3-3 दिन भी लेबर पेन झेल रही हैं लेडीज़, आज झेल रही हैं। आज हम नहीं झेल सकते, आज हम 4 घंटे 5 घंटे, आज वो दाई का कहना होता था कि नहीं आप घूमो फिरो काम करो, अब नहीं नॉर्मल ही होना। अब उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था ना, जब उनके पास वो चीज़ ही नहीं थी तो वो कैसे वो चीज़ को करवाते, जिसकी वजह से लेडीज़ को पूरा लाइफ टाइम बहुत सारे ट्रॉमा झेलने पड़ते थे। जी। आज टाइम बदल गया, अभी वो 8 से 10 घंटे या हद से हद 12 घंटे वेट कर लेंगे, नहीं हो रही लेबर, चलो भाई सी सेक्शन करो और दैट्स ओके। तो जब सूर्य जैसे, मंगल जैसे प्लैनेट होते हैं, केतु जैसे प्लैनेट होते हैं, तो सी सेक्शन होने की बहुत संभावना होती है, खासकर उसका संबंध अगर 12वें घर से सीधा जुड़ जाए। अच्छा। ठीक है, तो आपकी संभावना तो पक्की है कि वो कहीं हॉस्पिटल में आपका चीरफाड़ी थोड़ी बहुत होगी। ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चा हो ही नहीं रहा, तो सिंपल सा वो अपने चार्ट में ये कॉम्बिनेशन देखेंगे कि अगर उनका वो लॉर्ड अपने से 12th में जाकर बैठ गया, जैसे कि मान लीजिए 5th का लॉर्ड 4th में बैठ गया, 7th का लॉर्ड 6th में बैठ गया, 2nd नंबर के चाइल्ड के लिए बच्चा नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है। ऐसे मैंने चार्ट्स में बहुत ज़्यादा देखा है। अब फिर वही बात आती, अगर यहाँ पे कोई ऐसे प्लैनेट की जो कि गुरु
मेन प्लैनेट संतान का कारक जो है वो गुरु को माना जाता है। जी। गुरु और केतु को माना जाता है। मैंने केतु को भी देखा है कि केतु भी अगर यहाँ पे कहीं कनेक्ट हो जाए 5वें 7वें 9वें के साथ तो इनके संतान होती है। और ये कैसे होगी अभी मैं आगे आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी कि किसके आशीर्वाद से होगी। तो गुरु का क्यों बोलते हैं कि संतान कारक है, क्योंकि गुरु जो है वो आपके एक डीएनए सिस्टम को जो है वो बताता है, आपकी लीनियज को बताता है, आपके धर्म को बताता है और आपके अंदर जो सांस चल रही है उसको बताता है। अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति भी है उसको अगर कहते हैं कि उसमें अगर उसको जिंदा करना तो उसके लिए क्या चाहिए, प्राण। तो प्राण जो है वो गुरु है। अच्छा। अगर गुरु ने आपके 5वें घर को 7वें को 9वें को देखा बच्चा तो होगा। अच्छा। 100% होगा। तो हमारे नैसर्गिक जो शुभ ग्रह है वो शुक्र है, बुध है, गुरु है और चंद्रमा। इन्होंने अगर देखा तो बच्चा तो होगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, कुछ भी हो। इनका देखना ये बताता है कि ये चाइल्ड आपका फुलफिल करेगा, आपके 9 महीने अच्छे निकलेंगे, एट दी एंड आप जितना मर्जी स्ट्रगल झेल लो वो आएगा। लेकिन अगर यही चीज़ 5th का लॉर्ड 4th में जाकर बैठ गया, गुरु का एस्पेक्ट कहीं से नहीं है, किसी तरीके से नहीं है, तो आप खुद से नहीं वो कर पाएंगे। आप सरोगेसी करोगे या अडॉप्ट करोगे। ओके। अब यहाँ पे गुरु और तरीके से दिलवाएगा। ठीक है, तो बच्चा होने के लिए मेरे को सबसे ज़रूरी प्लैनेट गुरु चाहिए। तो अगर उनके एस्पेक्ट है तो ये मानकर चलिए कि आज नहीं तो कल किसी देवीय कृपा से, किसी गुरु के आशीर्वाद से, किसी मंदिर गुरुद्वारे जाने से आपकी संतान जरूर हो जाए। तो मैम जैसे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, काफ़ी लोगों से बात भी करी है, हमने बातचीत भी करी है, तो किसी का तो एक ही बच्चा होता है, किसी के ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट्स भी होते हैं। तो क्या हम अपने चार्ट से ये भी देख सकते हैं? अगर 5th का लॉर्ड आपका बैरन साइन में बैठा हुआ है तो बैरन साइन क्या होते हैं, जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा, बांझ वर्ड सुना होगा जी। बहुत मेरे को अच्छा नहीं लगता ये वर्ड, लेकिन लिखा गया वहाँ पे बुक्स में, हर जगह पे ये वर्ड लिखा गया कि जैसे एक औरत के लिए बहुत अपशब्द ये बोला जाता था, ऐसे ही कई राशियाँ ऐसी हैं कि अगर उनमें वो प्लैनेट बैठ जाए या वो लॉर्ड अगर 5th में बैठ जाए बांझ राशि का तो बच्चा नहीं होता है। अच्छा। आपके चार्ट में बच्चे की प्राप्ति किस तरह से है, बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो कार्मिक डेस्टिनी ऐसी लिखवा के लाए कि उनको अपना नहीं पालना है, भाई का पालना है, बहन का पालना है ना, या किसी थर्ड पर्सन का लेकर पालना। हमारे नेबर में बहुत ही बुजुर्ग एक दंपत्ति थे, उनकी उम्र तकरीबन 65 साल की थी। अच्छा। 65 साल में आकर उनके दिमाग में आया कि हमें ना अभी मरते हुए हमें कौन संभालेगा, तो कुछ साल ही तो रह गए हमारे पास। उन्होंने उस 65 साल की उम्र में एक बच्चा अडॉप्ट किया 2.5 साल का। अच्छा। वो बच्चा पालने में उनको वो उसके बाद बहुत एज होके गए इस दुनिया से, और वो तकरीबन 80 साल के आसपास जो है उनकी एज थी जब वो गए। वो बच्चा तकरीबन 17-18 साल का कुछ ऐसे ही था, और वो आज फर्स्ट क्लास है। वो पूरी उस घर में वो अपने माँ बाप को बिल्कुल वो वैसे ही मानता है, वैसे ही सब उन चीज़ों को वो करता है जैसे उन्होंने उसको परवरिश दी। अब इसको आप क्या कहेंगे? तो अगर ईश्वर ने आपको किस तरीके से देना है बस आपको ये समझ आनी चाहिए। तो आप ज़बरदस्ती मत करिए कि मेरे को अपना ही चाहिए, अपना ही चाहिए। मैं 3600 ऐसे एग्जाम्पल दे सकती हूँ जिसमें लोगों ने अपने बच्चे के लिए प्रयास किया, उधर से उनकी जॉब, उनका बिजनेस, उनके सब चीज़ें डाउन होनी शुरू हो गई। जी। क्यों मैंने बोला है? क्योंकि 5वें घर का कनेक्शन अगर 8वें 12वें से हो गया तो भाई आप जैसे ही बच्चे के लिए कंसीव करना शुरू करेंगे आपकी लाइफ में स्ट्रेस, लॉसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ओके। तो पहले वो चीज़ को समझिए फिर आगे बढ़िए आप। ठीक है, ये चीज़ हम केपी एस्ट्रोलॉजी से बहुत ही मतलब सटीक तरीके से देख सकते हैं कि सिंगल चाइल्ड है, डबल है या ट्रिपलेट से कितने बच्चे हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी ही बताती है इस चीज़ को, और कोई साइंस से आप आइडिया लगाते रह जाओ। तो थोड़ा सा हिंट जैसे मैं दूँ कि ड्यूल अगर यहाँ पे साइन है, ड्यूल साइन है, ड्यूल का लॉर्ड अभी जाकर फिर से ड्यूल में बैठा। जैसे 5वें घर में ड्यूल साइन है तो कौन से 3, 6, 9, 12, इनका लॉर्ड फिर से 3, 6, 12 में बैठ जाए। वो चीज़ जो है वो ड्यूल बच्चों को दिखाती है। अच्छा। मल्टीपल बच्चे होंगे। ठीक, इसी तरीके से जो प्लैनेट ड्यूअलिटी को दिखाते हैं कौन कौन से हैं, बुध है और फिर अपना गुरु है। ये प्लैनेट जो है अगर बैठे हुए हैं या एस्पेक्ट कर रहे हैं तो भी कई बार ड्यूल चाइल्ड हो जाता है। तो ये हम केपी एस्ट्रोलॉजी से देख सकते हैं जिसमें 2 ही तरीके होते हैं। एक तो वहाँ पे साइन देखिए, प्लैनेट देखिए, तीसरा उस भाव का जो है वो उप नक्षत्र स्वामी देखिए। अगर वो किसी ऐसी कंडीशन में है तो हमारे वो बच्चे
इस तरीके से आपको मिले। तो मैम बहुत लोग कहते हैं कि बच्चे की कुंडली से हम पेरेंट्स की कुंडली को भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? ये चीज़ भी मुझे किसी ने मतलब पुराने मेरे टीचर ने ही ये चीज़ सिखाई थी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम ना अपने कुंडली में ये प्रॉब्लम रही, क्योंकि मेरा टाइम जो है वो स्पेसिफिक नहीं था। ओके। मेरी मदर तो आज तक भी कहती है कि तेरे को कैसे पता है कि तेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि स्कूल में जो लिखी हुई है मैं तो उसी को लेकर चल रही हूँ। जी। अब डाउट ये था, सबने बोला वो डेट ठीक लिखी हुई है, सन भी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन आपकी जो मुझे टाइम नहीं एक्चुअल शो। तो पुराने टाइम पे आपने भी देखा होगा जो बुजुर्ग होते थे वो क्या करते थे कि इसका जन्म जो है ना वो 14 परविष्टे का है, उस दिन होली थी, उस दिन जो है वो ये वाला त्योहार था, करुए का व्रत था, सुना होगा आपने ना। वो ये नहीं बता रहे एग्जैक्ट, वो उनको वो इवेंट याद है कि उस दिन ये चीज़ थी। अब उससे लगन सारा हिल जाएगा। बिल्कुल सही। अगर किसी व्यक्ति को अपनी संतान के बारे में पता करना है तो अगर आपके पास चार्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपका बच्चा है आप ये देखिए कि जो आपका बच्चा वो आपके डीएनए से ही जुड़ा होगा, ये तो कंफर्म है। जी। उसका लगन, उसका चंद्रमा, आपके बच्चे का लगन, आपके बच्चे का चंद्रमा, आपके लगन आपके चंद्रमा से कनेक्टेड होना चाहिए। अच्छा। वो चाहे लगन से हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम स्कॉर्पियो वालों की ही बात कर लेते हैं कि अगर इनके 5वें घर में 12 नंबर की राशि गुरु की आ रही, जी। गुरु क्या बता रहे हैं कि इनके पहले चाइल्ड का जो लगन है वो या तो गुरु का होना चाहिए या इनके लगन को गुरु देखना चाहिए। तो मैंने देखा कि जो स्कॉर्पियंस है उनके ज़्यादातर बच्चों के जो चार्ट्स हैं उनमें गुरु उनके लगन को किसी ना किसी दृष्टि से देख रहा होता है। अच्छा। तो वो रेक्टिफाई करता है कि लगन है जो आपका वो सही है। अगर आपका नहीं मैच हो रहा, उस बच्चे का 1 नंबर शो हो रहा है, तो मतलब आपका 9 नंबर का लगन होगा, ताकि आपके पहले बच्चे का 1 नंबर 5वें घर में शो हो रहा है। तो आप अपने चार्ट को रोटेट कर सकते हो, उस हिसाब से आपको कंफर्म हो जाएगा। ओके। तो अब उसका चंद्रमा भी आपके लगन से कनेक्टेड हो रहा है। मान लो जैसे कि अभी मेरे पास एक चार्ट आया था तो उन्होंने बोला कि रेक्टिफिकेशन, मैंने कहा इसमें कोई बड़ा खेल नहीं है रेक्टिफाई करने का। आप अपने बच्चे का मुझे बताइए कि फर्स्ट चाइल्ड का क्या लगन है, दूसरे का क्या है। तो उन्होंने बोला, मेरे को सबने बताया कि 11 नंबर का लगन है मेरा, बट 11 के हिसाब से उसकी कोई पर्सनैलिटी मिलती नहीं है मुझे, जहाँ तक उसकी मदर का लग रहा है। तो मैंने देखा उनका फर्स्ट चाइल्ड 2 नंबर का है। अच्छा। अब 2 नंबर के हिसाब से 5वें घर में तो 10 नंबर की राशि मकर आनी चाहिए। तो और मैंने कहा दूसरे बच्चे का क्या लगन है, तो उन्होंने बोला 4 नंबर। तो 10 नंबर के हिसाब से 7वें घर में 4 नंबर राशि आ गई। तो मैंने उनको बोला आपका 11 नहीं है, आपका लगन 10 नंबर का है। अच्छा। ये कंफर्म होता है, ये मैंने बहुत सारे चार्ट्स पे देखा है और बहुत आसानी से आप अपना और अपने बच्चे का लगन बना सकते हो। ठीक है। अब कई लोग कहते हैं कि हम कैसे जाने ये बच्चा हमारे डीएनए सिस्टम से जुड़ा है नहीं जुड़ा है, कैसे जाने। तो डीएनए के लिए हमारा 9वां घर होता है। तो अगर आपके बच्चे का कनेक्शन जो आपका एक्चुअल में है, उसका कनेक्शन आपको 9वें घर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। वो ये शो करता है ये आपके ही चेन साइकिल है, बहुत आसानी से मिल जाएगा। ओके। तो वो कभी ऐसा होता ही नहीं कि जो बच्चा आपके पास आया है वो ऐसे ही आ गया, ऐसे नहीं आता। कहा जाता है कि बच्चा खुद डिसाइड करता है कि मेरे को इस पेरेंट्स के पास जाना। वो खुद अपनी एनर्जी जो है वो ढूंढता है, वो जैसा होता है वैसा ही वो कंफर्टेबल माहौल वो चाह रहा होता है। बिल्कुल। अगर कोई, जैसे हम कहते हैं कि किसी गैंगस्टर का अगर टाइप, किसी का मतलब डॉन टाइप नेचर है, तो किसी ब्राह्मण के घर में तो पैदा नहीं होना चाहेगा। बिल्कुल सही। तो शास्त्रों में ये लिखा गया है कि भाई उस बंदे को फिर अपना घर भी वैसा ही चाहिए। तो जब कहते हैं 3 से 4 महीने के बाद ही आपके अंदर वो शरीर आपका जो है वो चलना शुरू होता है। पहले तो वो मांस का लोथड़ा ही होता है 3 महीने तक। आपके पास कोई भी बच्चा इस तरह का आया है तो वो उसने खुद आपको अपने साथ मैच किया है। तो बाद में हम लोग कहने लग जाते हैं ये मेरी मदर अच्छी नहीं है, ये मेरा फादर अच्छे नहीं है। तो इसमें भाई उनका कोई कसूर नहीं है, आपने, आपकी आत्मा ने इस फैमिली को चूज किया है तो आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैम क्या बच्चे के लिए हमें सिर्फ मदर की कुंडली ही एनालाइज करनी चाहिए या फिर दोनों, मदर और फादर की, दोनों की कुंडली हमें देखनी ज़रूरी है? ज़्यादातर तो 90% लोग तो यही कहते हैं कि मदर की कुंडली देखनी चाहिए। जी। बट जो बच्चा लाने का डिसीजन होता है वो दोनों का ही होता है। एग्जैक्टली। तो कुंडली दोनों की देखी जानी चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि प्रॉब्लम किस में वो कैसे पता लगे। मान लीजिए कि अगर माँ के गर्भ में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी कुंडली से पता चल जाएगा, वहाँ इलाज हो सकता है, वहाँ पे एग नहीं बन रहे हैं, वहाँ पे कोई सिस्ट है, वहाँ पे कोई फाइब्रॉइड्स है, वहाँ पे क्या दिक्कत है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। जो मदर का वूम होता है वो सिर्फ होल्डिंग के लिए होता है,
आपको पता है XY दोनों मेल के पास ही हैं क्रोमोसोम। तो जब तक मेल का बीच में सबसे बड़ा रोल प्ले नहीं होता है तब तक आप फीमेल उसको क्या होल्ड कर लेगी? एग्जैक्टली। एग्स बनते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई उसका नहीं है। तो दोनों के चार्ट से ही असल में 100% कन्फर्मेशन हम कर सकते हैं कि किसकी वजह से नहीं हो रहा। भाई लड़की ठीक है, और ज़्यादातर मैंने घरों में देखा लड़की पे दोष ज़्यादातर लड़कियों पे दोषारोपण किया जाता है। एग्जैक्टली। नहीं हो रहा, लड़की हो रही है तो भी जी भाई इसकी तो मदर की भी लड़कियां थी, इसकी तो 4 बहनें भी हैं, इनकी लड़कियां ही होती हैं। उनको आज तक साइंटिफिक लोगों को नहीं पता है कि भाई इसके पीछे आपके बेटे का ही हाथ है। एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो ये चीज़ देखने वाली चीज़ है कि अगर दोनों की चार्ट देख लिए जाए तो हम एक्चुअल में उसका सही इलाज कर सकते हैं। कि पितृदोष जिसको हम बोलते हैं, अगर सैटर्न राहु 5th हाउस में मेल के चार्ट में है तो स्पर्म काउंट में कमी होगी, उसको बच्चा जो है वो कंसीव करवाने में दिक्कत आएगी। अच्छा, ठीक है। अगर लड़की के है कुछ और प्रॉब्लम है, जैसे मंगल है, तो हो सकता है हार्मोनल अनबैलेंस हो, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, जैसे साइकिल डिस्टर्बेंस हो। तो आप किस तरह की प्रॉब्लम को लेकर बैठे हो, तो दोनों के फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। दोनों का DNA सिस्टम अलग है जी, दोनों का कल्चर अलग है, दोनों का भाग्य अलग है। तो जब आप दोनों के देखोगे तभी आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि किसकी वजह से नहीं हो रहा है, और आप उसका इलाज कराइए, देन डेफिनेट उसकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैम एक हमने कहीं पढ़ा था कि गर्भ संस्कार करके हमारे पुराने लोग करते थे एक ऐसा रिचुअल, तो वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ये एक ऐसा रिचुअल है जो कि मेरे ख्याल से जब लोग जो बहुत धर्म के साथ जुड़े हुए लोग होते थे, बहुत धार्मिक और हर चीज़ को सोच समझ के चलना मानना, और बच्चे को बच्चा नहीं समझते थे वो कि बच्चा ही पैदा करना है, बस ये सीन नहीं था। उनको एक पवित्र आत्मा, एक जिसको कहते हैं कि एक उच्च कोटि की जो है वो उनको घर में प्रवेश चाहिए किसी बच्चे का। अब पुराने समय में क्या करते थे कि गर्भ संस्कार क्या बोलते हैं कि गर्भ का मतलब हो गया आपके जहाँ बच्चे ने होल्ड करना जाके, संस्कार का मतलब हो गया कि एक रिवाज या एक रिचुअल्स जो आप करेंगे उसके लिए। उस समय क्या करते थे, मैं भी पढ़ रही थी एक बुक में कि पुराने समय में जब लड़की की शादी होती थी, उस लड़की को कम से कम 5-6 महीने पहले, साल पहले उसको अच्छे से उसको जो है ना उसकी सेवा की जाती थी। अच्छा, कि खाओ पियो और अपनी सेहत को मजबूत करो, क्योंकि आपको आगे जाके परिवार संभालना है। ठीक है, बहुत उसके लिए डेडिकेटली उसको ध्यान किया जाता था। और इवन कि आज भी कई परिवारों में गर्भ संस्कार जो है वो किया जाता है। उसका मतलब होता है कि जब आपको गर्भ धारण करना, उसकी पर्टिकुलर तिथियां, जैसे शुक्ल पक्ष में किस तिथि पर होगा, फिर उसके बाद ये कहा जाता था कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो कम से कम 40 डेज का जो है वो आपस में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं करेंगे। अच्छा, कम से कम 40 डेज वो एक दूसरे से अलग रहेंगे। क्या करेंगे? गीता पाठ करेंगे, या वो कोई रामायण पढ़ेंगे, या फिर कोई ऐसा 40 डेज धार्मिक कार्य करेंगे कि जिससे उनका मन, बुद्धि और तन सारा कुछ शुद्ध हो जाए। तो उसके बाद उनको जो है एक पर्टिकुलर तरीक पे उनको बताया जाता था कि अगर आप इसके बीच में करते हो तो जो संतान आपके घर में होगी वो एक उच्च कोटि की होगी। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चा पैदा होना है वो तो स्पर्म और एग से ही होना है। अगर आपके शरीर में उसकी कमी है तो वो हमारे शास्त्रों में उसको ऐसे दूर करने के लिए बोला गया कि दोनों का डिस्टेंस होना चाहिए कुछ दिन का। ठीक है, एटलीस्ट उन्होंने 43 का बोला। तो उस समय सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ का जो होता था, सिर्फ ये नहीं है कि बस प्लेजर देने का एक वो होता था, मकसद होता था। तो बच्चे के लिए पूरी फुल फॉर्म तैयारी होती थी 5-6 महीने की। अच्छा, तब जाके वो बच्चा जो आपकी लाइफ में आता था तो वो एक अलग हस्ती ही आती है, क्योंकि आप जो वो पूजा पाठ 40 दिन, जैसे मैंने बोला कि आत्मा उस समय घूमती है और अब ढूंढ रही होती है कि मैं किसके घर में जाऊं। तो आपके घर में शुद्ध आत्मा कैसे आएगी अगर आप शुद्ध होगे? वो आपके साथ कैसे मैच होगा कि आपने कुछ ऐसा अच्छा किया है। जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि अभी एक बहुत 4-5 साल का एक सरदार छोटा सा बच्चा है, उसकी एक फिल्म आ रही है, तो मैं उसको देख रही, सिर्फ 5.5 साल का बच्चा है। अच्छा। और वो पूरी फैमिली को उसने इतना फेमस कर दिया है। ठीक है, क्यों 5.5 साल में उसने इतना वो कर दिया? पेरेंट्स इतने पोलाइट, इतने अच्छे हैं कि मतलब जिसको कहते हैं कि आपके घर में जो भी चीज़ आई है आप अपने आप पे देखिए, ऐसे नहीं आई है। अगर आप जेलस करते हो ना दूसरों से हमेशा,
हमेशा दूसरों से नाराज रहते हो, हमेशा दूसरों से आपने पंगे लेना है, रुष्ट रहना है, ठीक है, दूसरों को तकलीफ पहुंचानी है, आपका चाइल्ड भी ऐसी है। अच्छा, वो जो चाइल्ड आ रहा है ना, वो भी ऐसी बंदे ढूंढ रहा है कि मैं ऐसी फैमिली में जाऊं, है ना। लेकिन अगर आप खुद देखिए कि जब जितने भी हमारे पुराने अगर उसमें चले जाओ माइथोलॉजिकल स्टोरीज में, वहाँ पे कहीं ना कहीं माँ ने बहुत ज़्यादा तपस्या की होती है, तो उनके परिवार में एक ऐसा बच्चा आया होता है जो कि पूरी जो समाज के लिए कुछ बड़ा करके गया होता है जी। सो इस करके हम जब संस्कार की बात करते हैं तो वो बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद 9 महीने का पूरा साइकिल जो होता है वो पूरा पूजा पाठ और आपकी सब चीज़ों से निगलेक्ट करके चीज़ें करी जाती हैं। आप अपने आप में सिर्फ ईश्वर भक्ति में और अच्छी चीज़ों को, क्योंकि जैसे आपने सुना है कि जब महाभारत हुई तो क्या कहा गया था, क्या अभिमन्यु ने उस समय सिर्फ चक्रव्यूह को मतलब जाना तो सीख लिया था लेकिन बाहर आना नहीं सीखा, सुना नहीं, क्योंकि उसके बीच में उसको नींद आ गई उसकी माँ को, है ना, तो वो बीच में रह गया। कितनी इंपॉर्टेंट है कि वो 9 मंथ्स जो है वो किसी मदर के लिए, किसी पेरेंट्स के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि इसीलिए ये संस्कार बहुत ज़रूरी होते हैं कि 9 मंथ्स आप कर क्या रहे थे। अगर आप 9 मंथ्स सिर्फ व्हाट्सएप ही चला रहे थे तो बच्चे ने और कुछ नहीं चलाना, व्हाट्सएप ही चलाना। तो आज के समय में हम जो बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप पहले अपने ऊपर देखिए ना, हमने क्या अट्रैक्ट किया है उस चीज़ को, हमने क्या किया उस बच्चे को लाने के लिए। उससे पहले कोई तैयारी की, उससे पहले कोई हेल्थ चेकअप किया, उससे पहले कोई हमने भक्ति पूजा, कोई पाठ, कोई संस्कार कुछ किया हमने, उससे पहले आशीर्वाद कितने लिए आपने। तो फिर हम क्या बोलते हैं, स्पेशल चाइल्ड आ गया हमारे घर में, हमारा बच्चा हमें परेशान बहुत करता है, ये बीमार बहुत रहता है, बस फिर आप क्या करोगे। बिल्कुल सही। कुछ साल पहले की मैंने एक वीडियो देखा, उसमें क्या हुआ कि उस लेडी ने ये बोला कि मुझे सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आपका ये चाइल्ड जो है वो सही से सक्सेसफुली डिलीवर नहीं कर सकते हम, तो आप इसको जो है बहुत रिस्की है आपका, एंड उसकी ग्रोथ नहीं है, उसका कुछ नहीं है। उस पर्सन को इस गर्भ संस्कार के इतना ज़्यादा विश्वास था, तो उन्होंने क्या किया, पूरे जो भी समय उनके पास 6-7 महीने का था, जब से उनको पता लगा कि बच्चे में प्रॉब्लम है, वो इतना डेडिकेटली उसने भगवान में, उसने हर चीज़ में इतना श्रद्धापूर्वक चीज़ें की कि जब वो बच्चा डिलीवर हुआ तो डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ये कैसे हुआ नॉर्मल। और वो आज वो बच्चा इतना सक्सेसफुल है, इतना बढ़िया है। हम लोग मैनिफेस्ट जो बच्चा कर रहे हैं वो बच्चा नहीं है खाली, वो आपका भविष्य है जी। तो आप उसकी तैयारी क्या कर रहे हो पहले ये तो देखो। आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, पूरा साल पढ़ते हो, एक बच्चे के लिए आपको एक फास्ट डिसीजन ले लोगे कि भाई ठीक है अब बच्चा चाहिए 2-4 महीने में होके ख़त्म हो जाए, आप क्या सोच रहे हो उसके लिए। फिर इसीलिए हम लोग जब प्रिपेयर नहीं होते फाइनेंशियली, हम लोग ज़्यादा प्रिपेयर होना चाहते हैं। ज़्यादातर जो मेरे पास केसेस आते हैं वो क्या आते हैं, 10 साल बच्चा नहीं हुआ, 15 साल से नहीं हो रहा, 8 साल से नहीं हो रहा। मेरा एक ही रीज़न होता है उनके सामने कि आप करियर के पीछे भाग रहे थे इतने साल से। कहते बिल्कुल, हम सोच रहे थे घर बना लेते हैं पहले, हम सोच रहे थे पहले ना थोड़ी सी प्रमोशन हो जाए। तो अब जब तुम्हारा दिल कर रहा है बच्चा लाने को, तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि अब होगा। अब कुदरत तुम्हारा साथ देगी कि नहीं देगी, तुम तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे ना, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया आपने वहाँ पे। अब वो रास्ता खुलने में टाइम लगेगा आपको वो तैयारी। बच्चा कोई मामूली सी चीज़ नहीं है कि एक खिलौना है आप अपनी ज़िंदगी में ले आए, उसको खिला रहे हो, वो एक आपका भविष्य आप अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो। वो उसकी तैयारी अच्छे से पहले करिए, सोचिए समझिए। वो कोई भी नहीं पुराने समय में, जितने भी लोग रोते हैं, हम लोग मिडिल क्लास लोग रोते हैं कि भाई हमारे तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन कभी आप सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को क्या परवरिश दी है। लड़कों को खूब बिगाड़ देते हैं, लड़कियों पे सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। ठीक है, चाहिए हमें शक्ति, पर हमने बढ़ाना किसको है, नर को। मतलब हमने बॉयज़ को इतनी ज़्यादा पावर दे दी और कहीं ना कहीं लड़कियों पे रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे लड़के लड़की को भूलकर आपकी संतान है तो उसको संस्कार मतलब कि इज्जत, छोटे छोटे एटिकेट्स की लड़की को लड़की समझें, जानवर को जानवर की तरह प्यार करें, पक्षी को पक्षी की तरह प्यार करें, बड़ों को बड़ों की तरह प्यार करें और छोटों को छोटों की तरह। तो आप ये चीज़ें अगर नहीं देते हो उसको पहले से, ये आपका ही माइंडसेट नहीं है, तो आप एक अच्छा बच्चा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। जैसे आपने कहा गर्भ संस्कार एक मुहूर्त को देख के, तिथि को देख के किया जाता है और एक अलग रिचुअल है, तो ऐसे ही आजकल भी एक रिचुअल है, दैट इज़ कि अगर कोई पेरेंट्स डिलीवरी के लिए जाना चाहते हैं तो वो ना पहले
मतलब एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, पंडित जी के पास जाएंगे कि पंडित जी क्या है अच्छा मुहूर्त जिसमें हम अपने बच्चे को डिलीवर करें? अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे बहुत ही पुराने स्टूडेंट हैं, उनके जो है बेटी के डिलीवरी होनी है नेक्स्ट मंथ। ओके। तो उन्होंने बहुत इमरजेंसी में उनके कॉल आ रहे थे, बैक टू बैक कॉल आ रहे थे। तो मुझे लगा पता नहीं क्या सीन हुआ। तो मेरी आदत है भी, मैं बैक कॉल तो ज़रूर करती हूँ अगर जी। ऐसा होता। पुराने लोग जो मेरे 4-4 साल पुराने लोग, मैंने कहा हाँ जी क्या हुआ? तो कहने लगे कि मैम हमें ना डॉक्टर ने बोला है कि सी सेक्शन होगा और आपका मई एंड में आई थिंक या जुलाई जून के फर्स्ट वीक में होगा। Okay. डेट डिसाइड करके बता दो हमें, इस डेट के बीच में आप कौन सी डेट में कराना चाहते हो, आप डिसाइड कर लो उस हिसाब से। एक तो संडे पड़ रहा है बीच में, उस हिसाब से देख लो कि आपको छुट्टी किस तरीके से मिलनी है, कितने चाहिए। और फिर मैं उसकी बात सुन के ना ज्योति, एक तरह तो मुझे हंसी आ रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, और दूसरी तरफ मेरे को गुस्सा भी आ रहा था कि यार तुम पागल तो नहीं हो गए हो कहीं पे, बेवकूफ़ हो तुम लोग। आप जब बच्चा तुम्हारे घर में कंसीव हुआ तो तुम्हें पता है वो किस घड़ी हुआ है, एग्जैक्ट डेट पता है तुम्हें सिर्फ पीरियड्स की डेट पता है अपनी कि 15 तारीख को आई थी, 15 के बाद नेक्स्ट नहीं आई। तो आप 15 से लेकर 15 के बीच में कौन से दिन पे हुआ? मज़ा तो तब है कि तुम वो दिन निकाल पाओ, तुम समझ पाओ उस चीज़। तो भाई डिलीवरी के हकदार कैसे हो गए तुम? ये कुदरत का नियम है, ये बच्चे को डिसाइड करने दो भाई कि हमें को किस दिन जाना है दुनिया में। बिल्कुल ठीक है ना। अगर उसको नॉर्मल आना है, अगर नॉर्मल डिलीवरी उसकी नेचुरल होनी है, आप ज़बरदस्ती उसको कह रहे हो कि सी सेक्शन में, या कोई अगर चलो हेल्थ इशू भी है, मैं कह रही हूँ सी सेक्शन में भी करना, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, बच्चों को कोई हेल्थ इशू होता है, कोई बड़ी बात नहीं है सी सेक्शन में, उसको कुछ नहीं मानती हूँ। लेकिन आप उसको नेचुरल प्रोसेस में होने दो भाई, टाइम तो पूरा होने दो। एक स्टडी में भी पढ़ा है कि जो सी सेक्शन के बच्चे होते हैं ना, वो उनका एक नेचर ही ऐसा बन जाता है कि उनको हर चीज़ बहुत इजी चाहिए। मैंने भी देखा है ये लोगों में, और मेरे आसपास भी बहुत सी सेक्शन वाले बच्चे हैं। ठीक है, उन बच्चों में नेचुरल कंफर्ट होता है। अच्छा। नेचुरल कंफर्ट होता है, ज़्यादा एफर्ट नहीं करते। मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन। अब बाकी लोगों का क्या, हम किसी पे नहीं ऑब्जेक्शन उठा रहे। मैंने देखा, अब वो फिर मैंने ना अपनी मदर से बोला कि मेरे ऐसा लग रहा है कि ये ऑपरेशन वाले बच्चे बड़े ढीले ढाले से क्यों होते हैं। तो उनका कहना था बड़ी हंसी में कि भाई कट लगाया और बच्चा उठा लिया। अब बच्चे को तो ऐसे ही लग रहा है ना, मैं तो अभी सोया हुआ मैं तो अभी आराम ही कर रहा हूँ। वो सारी उम्र आराम की मुद्रा में ही रहता है। तो वो तो चलो मजाक की बात थी कि उन्होंने ऐसे बोला कि उसको क्या पता, जो नेचुरल डिलीवरी होती है उसमें बच्चे का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। Exactly. वो पूरा अपना जोर देता है कि मेरे को जाना है भाई, बाहर जाना है, फ्री करना, अब मेरा टाइम पूरा हो गया यहाँ, मैं और नहीं रुक सकता, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, उसका टाइम जब अंदर। अब अगर सी सेक्शन में करा रहे हो, आप मुहूर्त ले रहे हो, आप कुछ भी ले रहे हो भाई, आप चाह के भी जो मर्जी कर लो, वो जब होना है वो तभी होना है। और इन चक्करों में कभी भी किसी को नहीं पड़ना चाहिए। नेचुरल आप जितना मर्जी कोशिश कर लो कि मैं तिथि देख लूँ, मैं मुहूर्त देख लूँ, मैं कट टू कट सब कुछ कर लूँ, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, डॉक्टर ही ना पहुँचा वहाँ पे, फिर अगर आपके बच्चे के चार्ट में कोई पंगा है, आप जितने मर्जी सोल्यूशन निकाल लो, वो अपनी मर्जी से ही आएगा, और वो कोई ऐसे ही टाइम पे आएगा कि उसको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि इस लगन में करवा लो, स्थिर लगन में करा लो, या चर में करा लो, या फिर बुध आदित्य राज योग जो बन रहा हो कुंडली में उस समय पर करवाओ। भाई मेरे को ये बताओ, अगर ऐसे कस्टमाइजेशन होने लगती तो ईश्वर फिर कर्म प्रधान नहीं ना हमें बनाता, हम कर्म प्रधान है। बच्चे का जब टाइम पूरा होगा, तो मैंने उनको यही समझाया फ्रेंड को कि देखो ऐसे मत करो, 9 महीने पूरे हो जाएंगे, जिस दिन उसको प्रॉब्लम लगेगी कि आज पेन्स हो रही हैं, आज मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, आप जाइए उस दिन सी सेक्शन करा लीजिए। मैं डेट नहीं दे सकती हूँ, और ना ही मैं कुदरत के खेल में इंटरफेयर करूँगी, ना ही हम लोग बता सकते हैं कब पैदा होगा। हम ये कह सकते हैं, बता सकते हैं कब होगा, कैसे होगा। हम ये नहीं बता सकते कि किस समय वो पेट के अंदर एंटर करेगा, हम नहीं बता सकते। वो एक पूरे 15 दिन का टाइम स्पैम है डेट के बाद का, वो हम कोई नहीं जान सकते। तो इस बड़े खेल में किसी को नहीं, ये एक तरह का, मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि ये मुहूर्त, ये डेट्स, ये लगन निकालना बहुत बड़ी गलती है, तो नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, भगवान की जो कहते हैं कुदरत के खेल में तुम उनको इंटरफेयर कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलने पड़ेंगे ही। देखो, एक बच्चे को अगर थोड़ी सी दिक्कत आनी भी है, मान लो नॉर्मल में,
तो हो सकता है कि ईश्वर ने उसको थोड़ी दिक्कत से बचा दे के उसके बाद लाइफ टाइम आपको बचा लिया हो। हाँ, मेरा ये मानना है कि ईश्वर या भगवान जिसको कहते हैं, भगवान का मतलब क्या होता है ज्योति? भगवान का मतलब भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु और न से नीर। 4 तत्व हैं। 5वां तत्व आकाश। आकाश के अंदर ये 4 तत्व जीते हैं। जब आपके अंदर किसी भी तत्व की कमी होती है तो आपके जीवन में तकलीफें आती, ठीक? आप बच्चे की बात कर रहे हो कि मैं किसी अच्छे मुहूर्त में पैदा कराऊं, मैं अच्छे दिन पे मुहूर्त पैदा करवाऊं। अगर वो एक समय तो आपने अच्छा ले लिया, लेकिन हो सकता है ना ईश्वर वहां से पैर फिर खींच ले आपका। वहां से ईश्वर आपको थोड़ा लेके ज्यादा देना चाह रहा था, आप क्या कर रहे हो? ज्यादा लेके फिर थोड़ा आपको बाद में मिलेगा। तो ये एक ऐसी इंटरफेरेंस है, जैसे कि आपने देखा सुनामी आती है जी, हम लोग पहाड़ काट रहे हैं, हम लोग पूरा का पूरा वो जैसे कहते हैं कुदरत के नियमों के खिलाफ चले जाते हैं, तो फिर एट दी एंड होता क्या है? नहीं उन होता ना, चीज़ों वो के चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस हम ही झेल रहे हैं। झेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होता। सी सेक्शन बहुत लोगों के होते हैं, और आराम से आप जाइए, जब टाइम पूरा हो जाए, जब बच्चे को थोड़ी तकलीफ हो, आपको तकलीफ हो, जाके करवा लो। लेकिन इन वहमों में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ईश्वर कहता है कि तुम करोगे या मैं करूं। अब इंसान जो लालची होता है, जो बहुत हम लोग स्मार्ट बनते हैं, तो वो कहता है मैं कर लूँगा। ईश्वर कहता है चल यार तू कर ले। अब जो होते हैं बहुत सीधे साधे सच्चे इंसान, मेरे बस का नहीं है भाई, तू कर। अब वो जो करेगा वो फिर बेस्ट होगा। हम कर सकते हैं, वो चीज़ नहीं कर नहीं। सकते। इसलिए कुदरत के नियम में कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और एक चीज़ और है कि हम लोग सुनते हैं ना कि ये तो जिद्दी है बच्चा, ये तो गंडमूल में हुआ है। तो गंडमूल है क्या एक्चुअली, और ये बच्चों में इतना क्यों देखा जाता है और बोला क्यों जाता है? गंडमूल के नक्षत्र 6 होते हैं, जैसे कि एक बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, ठीक है, और एक केतु के 3 नक्षत्र होते हैं। तो जो भी बच्चे इन नक्षत्रों में पैदा होते हैं वो गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। लेकिन सारे गंडमूल के नक्षत्र खराब नहीं हैं। कुछ नक्षत्रों में पैदा हुए लोग CM PM भी बनते हैं। अच्छा, ऐसा भी है, ठीक है। वो आपका कौन सा है वो अलग से मैटर करता है। बट कहीं ना कहीं या तो ये प्रीमच्योर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में मेंटली डिस्टर्बेंस रहती है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई ना कोई स्पेशल एरिया जैसे स्पीच का हो गया, इंटेलिजेंस का हो गया, पढ़ाई का हो गया, कोई ना कोई हेल्थ का एरिया, कोई एक आपको ज़्यादा डिफेक्टेड दिखेगा, एक एरिया ज़्यादा डिफेक्टेड दिखेगा। और कई गंडमूल के नक्षत्र पिता पे बहुत भारी होते हैं। अब लोगों को पता तो है नहीं कौन से वाला पिता पे भारी है, 6 नक्षत्र कौन सा पिता पे भारी है। तो हमने फिर पुराने समय पे रिवाज ही बना दिया है कि पता क्या करो कि बच्चा हो ना गंडमूल का है भाई, पिता को 27 दिन शक्ल मत दिखाओ। अच्छा, तो सब नक्षत्रों में ऐसा नहीं होता, सब में नहीं होता ऐसे। तो कईयों में तो बच्चा फादर ही सब कुछ करता है, माँ तो बेचारी कर ही नहीं पाती, तो बिल्कुल। कुछ नहीं होता उसमें। लेकिन ये होता है कि ये बच्चे जिद्दी होते हैं, ये मैंने देखा है, ये धुन के पक्के होते हैं। ये कौन से नक्षत्र है कि जो बुध के नक्षत्र है वो आखिरी नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में जी, और जो केतु का नक्षत्र है वो स्टार्टिंग का नक्षत्र। तो मैंने ये देखा है कि ये लोग इतने डेडिकेटेड होते हैं कि जो चीज़ मैंने सोच ली वो मैंने सोच ली। अगर मेरे को 10,000 की नौकरी चाहिए तो 10 की चाहिए, 10 लाख की चाहिए तो 10 लाख की चाहिए। उससे नीचे मेरे बात पास नहीं एक करेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र का बच्चा है, हमारी फैमिली से ही है, तो वो गंडमूल में ही आता है ज्येष्ठा नक्षत्र। अब ज्येष्ठा नक्षत्र के बच्चे, अब वो बच्चा गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पोस्ट एक अचीव कर ली उसने, उसकी शुरू से एक ही जिद रही, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट पढ़ने में नहीं, नॉर्मल ठीक है BCom करी जैसे, गवर्नमेंट चाहिए। उस बच्चे ने 2 साल मेहनत करी, बहुत करी, गवर्नमेंट की जॉब बहुत अच्छे लेवल पे अचीव करी, ठीक। लेकिन वो वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हुआ, कहता है मेरे को नहीं चाहिए ये, मेरे को ना इससे वो जॉब चाहिए जिसमें मुझे कंफर्ट ज़्यादा रहे, सैलरी चाहे कम रहे। अब उस बच्चे ने वो जॉब छोड़ के अपनी गवर्नमेंट की दूसरी दोबारा से 2 साल फिर तैयारी की। अच्छा, और फिर उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अचीव करी। ये मैंने देखा है कि अश्विनी नक्षत्र वाले लोग हैं, जिधर दौड़ रहे हैं दौड़े जा रहे हैं, इनको नहीं रोक सकते, इनकी स्पीड अलग ही चलती है। तो मैंने ये देखा है कि इसलिए इनको स्पेशल बच्चे, मैं मानती हूँ कि अगर गंडमूल के बच्चे हैं तो वो स्पेशल बच्चे हैं, कि उनमें कोई ना कोई एक ऐसी धुन है
जो आम जो लोग हैं उनमें आपको नहीं मिलेगी। तो अगर सही तरीके से उनको यूटिलाइज़ किया जाए, उनके उस नक्षत्र की शांति करवा दीजिए अगर ख़राब है, और वैसे भी करवानी चाहिए कि जिनके भी केतु और बुध के नक्षत्र हैं उनकी शांति ज़रूरी है, लाइफ में टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए। तो मैम जैसे अभी आपने कहा था कि प्री मैच्योर बेबी, आजकल हमने देखा है कि किसी के अगर प्री मैच्योर बेबी हो जाए, बेचारे को इंजेक्शंस के थ्रू बहुत इंक्यूबेटर में डाल देते हैं। हाँ जी। बहुत सफ़र करना पड़ता है, तो क्या हम चार्ट में ये देख सकते हैं? देखो, जो प्री मेच्योर बच्चे हैं उसकी वजह सबसे बड़ी, जैसे मैंने बोला कि आपका माँ का जो 7th हाउस, जैसे होल्डर कौन है, पात्र कौन है, वो माँ है ना, माँ का गर्भ जो है वो पात्र है। अगर वो कमज़ोर है, अगर माँ में खून की कमी है, यानी कि माँ के चार्ट में मंगल कमज़ोर है, माँ के चार्ट में शुक्र कमज़ोर है, जो पूरा बच्चा होता है वो किस में पलता है, आप बताओ मेरे को। आपका भी बच्चा हुआ, मेरा भी हुआ, किस में पलता है 9 महीने में? यूट्रस में। यूट्रस, लेकिन लिक्विड्स में है, वो लिक्विड्स में रहता है, ठीक है। और लिक्विड्स जो है वो 2 प्लैनेट को रिस्पॉन्सिबल है, एक है मून और एक है वीनस। ओके। अगर मदर के चार्ट में मून और वीनस अफ्लिक्टेड है, मंगल से कनेक्टेड है, प्री मेच्योर होने के बहुत चांसेस है। अच्छा। ठीक है, खून की कमी होने की वजह से। अब जब मून खराब होता है तो फूड हैबिट्स खराब होंगी मदर की, वो ढंग से खा रही नहीं होगी, वो ढंग से पी नहीं रही, ढंग से खुराक नहीं ले रही, तो कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा? बच्चे पे आएगा। बच्चा क्या होगा? बहुत वीक होगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ के पीछे और कोई रीज़न नहीं होता। जैसे मैंने पहले इतना बड़ा लेक्चर दिया है कि आप तैयारी क्या करिए। अभी भी लोग मेरे पास, कल भी किसी से बात हो रही थी, कह रही कि मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया आप दूसरा बच्चा मत पैदा करो। मैंने कहा क्यों? उन्होंने बोला आपका शरीर नहीं झेल पाएगा। तो मैंने कहा शरीर को इस लायक बनाओ भाई। आपको अगर उन्होंने बोला आपके यूट्रस में कोई कमी है, कोई कुछ है, कोई डिफेक्ट है, चलो वो तो फिर डॉक्टर की भाषा में ठीक है, आप मत करिए। बट मेरा ये मानना है कि अगर मदर के चार्ट में चंद्रमा, आप बच्चे की नानी के हालात देख लो, आप बच्चे की दादी के हालात देख लो, जितनी नानी और दादी अच्छी होती ना, मैंने देखा है, उतना बच्चा आपका अच्छा होता है। अच्छा। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि चंद्रमा इनको भी रिप्रेजेंट करता है, माँ को। तो माँ, अगर माँ अच्छी है, उसकी हैबिट्स अच्छी हैं, खुश रहती है, धार्मिक है, हर किसी का अच्छा चाहती है, बच्चे को कुछ नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये 3 प्लैनेट्स पे आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सबसे सेकंड चीज़ जो आपको देखनी है कि जैसे हम पास्ट लाइफ के सारे कर्मास को वो शनि से देखते हैं जी। शनि आपके कर्मा को दिखाता है। तो अगर आपका कर्म जो है वो चंद्र के साथ जुड़ा है, आपके शुक्र के साथ जुड़ा है, मंगल के साथ जुड़ा है, तो चांसेस बहुत है कि बच्चे के साथ, अगर वो 5th हाउस से कनेक्टेड है, ये चंद्रमा, वीनस एंड मार्स, तो चांसेस है या तो डिले होगा या बच्चा जो है उसको कोई ना कोई ऐसी स्पेशल प्रॉब्लम जो है वो निकल के आएगी। तो मैम जैसे आजकल छोटे बच्चे हैं, उनको स्पीच डिले, ऑटिज्म, स्पेशल चाइल्ड हो जाते हैं, तो इसके लिए भी क्या हम चार्ट में कुछ देख सकते हैं? 100% देख सकते हैं। जैसे कि जो बुद्धि का कारक प्लैनेट है और वाणी का कारक प्लैनेट है वो बुध है। ठीक है, अगर आपके चार्ट में वो 5th हाउस का लॉर्ड है, उसके साथ केतु है, राहु है, तो आपके बच्चे को कोई स्पेशल डिसऑर्डर हो सकता है। अच्छा। चाहे वो स्पीच का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का समझने में उसको कोई कमी हो, या स्लो लर्नर होते बच्चे, या कुछ भी ऐसा हो, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी देखी है मैंने। ज़्यादातर जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके चार्ट में मैंने ज़्यादातर जो ऑटिज़म जैसे है, तो बुध और केतु का और राहु का कनेक्शन देखा है मैंने। अच्छा। बुध के साथ तो वो बच्चे ना बोलना नहीं जानते अच्छे से, बुध केतु, बुध राहु। ठीक है, कभी भी इन जनरल भी सारे लोग देख सकते हैं, जिनके भी घरों में बुध केतु राहु का कनेक्शन होगा, वो बच्चा या तो बोलता ही नहीं है, या बहुत देर से बोलता है, या कुछ ऐसे वर्ड्स बोलता है जो आपको समझ में नहीं आते। जी। ठीक है, तो स्पेशल चाइल्ड के लिए बुध का कनेक्शन राहु केतु से होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बच्चे को कोई ना कोई डिफेक्ट की तरफ या कोई स्पेशल प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट करता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। एंड आई गेस हमारी ऑडियंस के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कुछ ऐसे क्वेरीज हैं जिसको आपको ब्रीफली समझना है, तो मैम की 4 से 5 घंटे की वर्कशॉप आ रही है प्रजनी चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं इस बारे में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिटेल्स आपको वहीं मिल जाएंगी, और आप जुड़ के मैम से इस
चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड हर एक क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं अपनी। तो थैंक यू सो मच मैम, दोबारा मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारी ऑडियंस आपसे सुनना चाहती है। बहुत बार हम लोग इस एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, कई बार शब्दों की कमी हो जाती है, या फिर जैसे हम लोग कहते हैं कि हम वो बात बोलना चाहते हैं किसी को दुख ना लगे किसी चीज़ का। मेरा तो यही मकसद होता है, किसी का मन दुखी नहीं करना, है ना जी। तो अगर हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई भगवान की कुछ कृपा होगी आपके ऊपर, वो कुछ और करवाना चाहता है आपसे, ठीक है। तो इसलिए निराश ना होके उस ईश्वर पे पूरा विश्वास रखिए कि जो है वो बहुत अच्छा है, जो नहीं है वो उससे भी अच्छा है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच।